Greetings everyone, my name is KS Deepak and on behalf of Shield IAS, I welcome you all in today's news analysis. Today we will be covering those articles which were there in the Hindus Delhi edition. So ये कौन से articles हैं? Starting with the first one which is on the Rohingya. तो यहाँ पर देखें कि ये जो रोहिंग्यास का जो इशू है वो क्या है, कैसे वो ओवर द ईयर्स रिवॉल्व हुए हैं, उसमें क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कोई भी इलीगल इमाइग्रेशन जब होते हैं उसमें क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, ऑल दिस थिंग्स विल बी कवरिंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू ड्रग स्मगलिंग. सो यहाँ पर अगेन वी विल बी सीइंग कि जो ड्रग स्मगलिंग है वो क्या क्या है, कौन से हैं मेजर हब्स जो कि इंडिया को सराउंड करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है इट इज़ इन द क्रॉस रोड्स. सो विल बी कवरिंग ऑल दोज आर्टिकल्स इन द सेकेंड वन. The third one is related to the countering OBOR या string of pearls theory. जो चाइना का जो string of pearls theory है उसे काउंटर करने के ऊपर third article is there. So it will be referring to that one also. The fourth one is related to pollution, particularly the Delhi's 2.5 PM. तो यहाँ पर देखेंगे ये जो PM 2.5 है वो क्या है, कैसे इंडिया रैंक करते आया है, क्या क्या पोल्यूटेंट्स हैं, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें क्या क्या पोल्यूटेंट्स है जो हम लोग कंसिडर करते हैं, उसमें कौन से कैटेगरीज हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू अ रशियन वार गेम नॉन एज वॉस्टॉक. तो यहाँ पर देखेंगे वॉस्टॉक क्या है, कौन से हैं दूसरे वार गेम्स, कौन से बायलैटरल एक्सरसाइजेस होते हैं, मल्टीलैटरल कौन से होते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर इंडिया कौन से एक्सरसाइज करते आते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द फिफ्थ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज नॉन एज द इशू ऑन रोहिंग्यास. सो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं डिबेट्स. वन वाज फ्रॉम एमएचए के तौर पर एक कुछ कमेंट्स है, देन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं. So we won't go into this political debate. This political debate is not our cause of concern. It's not something which we should be bothered about. What we should be bothered about is the general aspects. So let's start. So first one कि रोहिंग्यास कौन है. So जो म्यांमार है, म्यांमार में काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स हैं. जो रोहिंग्यास हैं दे आर वन ऑफ द एथनिक ग्रुप्स इन म्यांमार. म्यांमार के वन ऑफ द एथनिक ग्रुप्स हैं. ये जो रोहिंग्याज हैं ये कहाँ पर रहते हैं, पर्टिकुलरली दे आर इन दिस रखीने स्टेट. ये जो स्टेट है ये स्टेट को कहते हैं रखीने. एंड यहाँ पर रोहिंग्याज रहते हैं. दे आर प्राइमरली मुस्लिम्स. दे बिलीव इन इस्लाम, दे फॉलो इस्लाम. एंड ये जो स्टेट है यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी है दैट इज़ द रखीने, और ये जो रखीने कम्युनिटी है दे आर बुद्धिस्ट. तो ये जो रोहिंग्याज है दे आर काइंड ऑफ माइनॉरिटीज इन एन बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रीजन. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो. विद दैट लेट्स सी कि कैसे इवॉल्व हुआ. सो एज आई टोल्ड जो रोहिंग्याज है, रोहिंग्याज क्या है, रोहिंग्याज आर प्राइमरली मुस्लिम्स हु लिव इन बुद्धिस्ट मेजॉरिटी म्यांमार्स. कहाँ पे, रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार. नाउ पहले क्या हुआ, पहले इस्लाम जो है इस्लाम स्प्रेड हुआ ये अरकन माउंटेन्स में जो कि 1450s में वो स्प्रेड हुआ. उसके बाद काफ़ी और जगहों पे वो इवॉल्व हुआ, फिर प्रीच किया गया एंड इट स्प्रेड इनटू द पीपल. देन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, सो यू नो कि उस टाइम पे वी हैड वन इंडिया, एक भारत था. अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो म्यांमार जिसे हम लोग उस टाइम पे बर्मा कहते थे, ये सब एक ही जगह था. सो यहाँ पर बर्मा को भी कंट्रोल किया गया, वहाँ पे भी कॉलोनाइज किया गया. इवन वी हैड वार जिसे हम लोग कहते हैं एंग्लो बर्मा वार. सो दीज ऑल थिंग्स हैपन. देन बीच में काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए गए. ये जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रीजन है उनको वो क्या करते थे, एट्रोसिटीज़ करते थे. सम ऑफ द ऑपरेशंस आर नॉन एज ऑपरेशन ड्रैगन किंग जो कि अराउंड 1962 में हुआ. देन वी हैड ऑपरेशन क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन जो कि 1978 में हुआ. देन जो रिसेंट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मिलिट्री स्ट्रक्चर जो कि वहाँ पे है. सो मिलिट्री जो पावर गैम्बल हुआ है वो भी काफ़ी सारे एट्रोसिटीज़ करते हैं, काफ़ी सारे एलिगेशंस लगते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसके वजह से जो रोहिंग्याज हैं वो फ्ली कर रहे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं टू अदर एरियाज. सो कहाँ पर वो माइग्रेट कर रहे हैं, दे आर माइग्रेटिंग टू सेवरल एरियाज. दे आर माइग्रेटिंग टू थाईलैंड, दे आर माइग्रेटिंग टू बांग्लादेश, इवन टू इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हर जगह वो माइग्रेट कर रहे हैं. सो ये जो इशू है दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया और पर्टिकुलरली टू म्यांमार. This is a cause of concern to all the South Asian countries or particularly the Southeast Asian countries. So इन सब countries में ये एक cause of concern है. So with that, let's see again कि क्या कहते हैं रोहिंग्या Muslims. So what are those? So they are a particularly a minority in the Buddhist majority region. And UN के माने so they are the most persecuted minority in the world. That is something जो कि UN कहते हैं. Second point,
इज दैट ये जो है दे हैव फ्लड, रिसेंट जो फ्लडिंग हुआ है, रिसेंट जो माइग्रेशन हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज, जो एलिगेशंस लगाया दैट इज बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज दैट द म्यांमारीज मिलिट्री इज डूइंग अगेंस्ट देम। यू नो जो म्यांमार का अभी रिसेंटली वी हैड एन तख्ता पलट, उसमें म्यांमार की जो मिलिट्री है उनके पास है पावर। उससे पहले भी जो वहाँ की म्यांमार है कि जो मिलिट्री है दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज इन सच ए वे कि अगर उनको कोई अमेंडमेंट भी करना होता है सो दे हैव टू टेक परमिशन ऑफ दिस मिलिट्री। सो वहाँ पर जो मिलिट्री है उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ की पॉलिटी में। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर गिवन सेवरल issues, they are having several issues. One of the issues are the atrocities they are doing against the Rohingyas. ये international war crimes में भी काफ़ी सारे cases हैं इनके against. Then because of that they are having what? They are fleeing to other areas. कहाँ पर? As I told, Bangladesh, India and different other countries, for example Indonesia, Singapore, ये सब जगह वो flee कर रहे हैं। So with that let's see कि क्या क्या हैं issues. What is the cause of concern? Particularly India की बात करें तो first one is because of the national security. जब कोई भी illegal migrations होता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे law and order के issues हो सकते हैं। तो ये जो law and orders के issues हैं या काफ़ी सारे radical elements हो सकते हैं जो वहाँ से आते हैं। So because of that we are having what? We are having serious national security ramifications. So that is the first threat. Second one is the clash of interest. किनके बीच में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट? जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है और ये जो रोहिंग्यास मुस्लिम है या कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स जो है जब आते हैं तो वो जो लोकल पॉपुलेशन के साथ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। लोकल पॉपुलेशन है काफ़ी इनसिक्योर होते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो जॉब है, कहीं ना कहीं उनकी जो मार्केट है, जो सर्विसेज हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी ना आ जाए। सो वो इनसिक्योरिटी के कारण दे बिकम मोर वॉलेटाइल, जो सिचुएशन है वो वॉलेटाइल हो जाता है। सो दैट इज अनदर इशू। सेम थिंग वी हैव सीन इन दी चकमा हजोंग केस इन द अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी ये दिस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इज द रीजन। थर्ड इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे? जब कोई जो पॉलिटिक्स हैं, जो एलिट्स होते हैं पॉलिटिक्स में, वो इस सिचुएशन को यूज करते हैं फॉर वोट बैंक के तौर पर ये यूज करते हैं, जीतने के लिए यूज करते हैं, लाइक ए मायोपिक पॉलिसी। और वो क्या करते हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो इंस्टेबिलिटी है, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, उसको वो एम्पलीफाई करते हैं और वो अपने यूज़ के लिए लेते हैं, अपने जो पॉलिटिकल पार्टी उसे जिताने के लिए लेते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जो तनाव जो टेंशंस है वो बढ़ जाते हैं कम्युनिटी के बीच में। देन द फोर्थ वन इज व्हाट? फोर्थ वन इज रेडिकलाइजेशन। ना एज आई टोल्ड, जब पॉलिटिकल पार्टी भी उनको सपोर्ट ना करे, जो लोग हैं जो जान बचाकर आ रहे हैं इंडिया ऐसे कंट्री में विच इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या और अदर जो सोसाइटी है वो उन्हें वेलकम ना करें। सो देर इज़ अ रीज़न, देर इज़ अ चांस कि वहाँ पर रेडिकलाइजेशन हो, जो सोच है वो ज़्यादा रेडिकलाइज हो, और इस वजह से वी कैन हैव द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म और अदर सॉर्ट्स। सो दैट इज अगेन दैट कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट? दैट कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। So these are some of the issues जो कि इंडिया फेस कर सकता है। Now these are not specific to India. In all other countries जहाँ जहाँ वो जाके माइग्रेट हो रहे, in all other countries we could have these issues. So with that let's move to our next aspect which is on drug trafficking. Now ये जो drug trafficking है we won't go into the case study जो कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में covered है। हमें जो जानना है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव इसकी जो इंडिया का जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो कहाँ है, क्यों है, कौन से हब्स हैं, और इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। सो ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस्ड इन द 18 अगस्त। 18 अगस्त का जो वीडियो है आई डिस्कस कि गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है, गोल्डन ट्रायंगल है वो क्या है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग के जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, कैसे इंडिया जो है क्रॉस बॉर्डर पे है, कैसे ये जो गोल्डन ट्रायंगल है इसके साथ प्रॉक्सिमिटी के कारण नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको कैसे फंडिंग मिलता है। वी हैव डिस्कस की जो मेजर ट्रेड रूट्स हैं उससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्कस वेरियस स्टैटिस्टिक्स दैट यू कुड कोट इन द मेन्स। सो प्लीज रेफर टू द आर्टिकल हियर ऑफ द 18th August. दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन द मैरीटाइम पार्टनरशिप। ना जैसे मैंने कहा ये जो मैरीटाइम पार्टनरशिप है दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ काउंटरिंग द चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उस पर हम लोग ने काफ़ी डिटेल में वी हैव डिस्कस इन दी 29 जुलाई। वहाँ पे वी हैव डिस्कस कि जो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो क्या है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ OBR। तो OBR जो है वो क्या है, कैसे चाइना बिल्ड करते हैं अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाते आया है। ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कस। वी आर ऑल्सो डिस्कस द इंडियाज रिस्पॉन्स, जो एक्टिस पॉलिसी है जो कि 2014 में आया, उससे पहले वी हैड द लुकिस पॉलिसी। सो ये सब क्या है,
जो बिल्डिंग एक्सेस पोर्ट्स है वो क्या क्या है, कौन से कंट्रीज़ हैं, नेवल रिलेशनशिप जो है वो किस किस के साथ हैं, कोस्टल रडार नेटवर्क जो है वो क्या होते हैं, किन किन के साथ हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस। इवन वी हैव आल्सो डिस्कस इन डिटेल अबाउट द IFC, जो डाटा है, जो सर्विलेंस का डाटा है वो किसके साथ शेयर करें, क्यों शेयर करें, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग कहाँ कलेक्ट करेंगे, कहाँ पे इसके बेस। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द 29 जुलाई। सो प्लीज रेफर टू द आर्टिकल हियर, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन द पोल्यूशन। नाउ इट्स काइंड ऑफ एन जोक कि दिल्ली कहीं ना कहीं से तो टॉप हुआ, बट ये जो जॉब है, ये जो पोस्टिंग है, ये जो रैंकिंग है, दिस इज नॉट समथिंग विच वी कुड बी प्राउड ऑफ, राइट। सो दिल्ली का जो PM 2.5 का जो लेवल है, इट इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड में वर्स्ट है। सो दैट इज नॉट समथिंग विच वी कुड बी प्राउड ऑफ। सो लेट्स सी कि क्या क्या है एस्पेक्ट्स, स्टार्टिंग विथ एयर पोल्यूशन। सो अगर एयर पोल्यूशन को देखें, पर्टिकुलरली अगर आप पोल्यूशन को देखें, सो वर्ल्ड वाइड में 1 in 6 डेथ इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। 6 में से जो 1 की जो मृत्यु होती है दैट इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सेकेंड थिंग इज दैट जो एयर पोल्यूशन है, इंडिया की बात करें, एयर पोल्यूशन है दैट इज द सेकेंड मोस्ट सीरियस रिस्क फैक्टर टू पब्लिक हेल्थ। व्हाट इज द फर्स्ट इज माल न्यूट्रिशन। और हम लोग का जो क्राइटेरिया, हम लोग का जो परफॉर्मेंस है एयर पोल्यूशन में या माल न्यूट्रिशन में, दोनों में पुअर है। सो दैट इज समथिंग विच वी शुड बी अवेयर ऑफ। देन लेट्स सी कि इसकी जो इंडेक्स है वो क्या है। सो इसकी जो मैंने कहा, जो रिसेंट कमेंट्स थे दैट इज एयर पोल्यूशन का जो स्टेटस है इंडिया का दैट इज पुअर। सो उसको शोकेस करने के लिए लेट्स सी द EPI इंडेक्स। सो EPI इंडेक्स क्या है? EPI इज द एनवायरमेंट, E इज फॉर एनवायरमेंट, P इज फॉर परफॉर्मेंस एंड I इज फॉर इंडेक्स। सो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, रिसेंट जो इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंगली दे हैव रैंक्ड 180 कंट्रीज, 180 कंट्रीज को वो रैंक किए थे। एंड गेस व्हाट, इंडिया इज इन द लास्ट। इंडिया लास्ट में है, सबसे पीछे है रेस में। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है डेनमार्क और UK जैसे कंट्रीज, इवन फिनलैंड। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट। अगेन देयर आर डिबेट्स कि जो EPI है उसमें जो डाटा है वो फ्लॉड है एंड ऑल, but we shouldn't go into the politics, we shouldn't go into the debate. What we should be aware of कि EPI के basis पर they have ranked 180 countries and India is in the last, that we could quote. With that, let's see कि जो क्या क्या है causes, जो दिल्ली है particularly उसमें air pollution के क्या क्या है major causes. So the first cause is increased population. Delhi is like an melting pot. काफ़ी सारे साउथ से भी, नॉर्थ से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी, सब जगह से लोग यहाँ पर आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या एजुकेशन के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज पॉपुलेशन इज देयर, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड, क्योंकि पॉपुलेशन जो है ओवर द ईयर्स काफ़ी रैपिडली बढ़ा है, इस वजह से जो सिविक सप्लाईज है, जो एमिनिटीज़ हैं, वो क्वाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इवन जो ये आपकी जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं वो भी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी। सो द अनप्लान डेवलपमेंट इज अनदर इशू। इसके वजह से क्लॉगिंग हो जाता है, विंटर्स में काफ़ी इश्यूज होते हैं, रेनी सीजन्स में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द अनप्लान डेवलपमेंट। थर्ड वन इज व्हीकुलर ट्रैफिक एंड स्टबल बर्निंग। सो जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन बढ़ता है दे हैव द टेंडेंसी टू बाय व्हीकल्स, पब्लिक व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स, और इस वजह से व्हीकुलर ट्रैफिक भी ज़्यादा है। एज वेल एज स्टबल बर्निंग जो होता है, नॉट ओनली इन दिल्ली बट ऑल्सो इन द सराउंडिंग रीजन्स लाइक इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, वहाँ से जो स्टबल बर्निंग के जो पोल्यूशंस हैं दैट ऑल्सो कम्स इन टू दिल्ली। और वो क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैंड लॉक जोग्राफी। सो अगर आप दिल्ली को देखें, दिल्ली इज लैंड लॉक, चारों तरीके से लैंड लॉक्ड है। एंड वी आर हैविंग द नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है ये आते हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, even from surrounding regions like पंजाब, राजस्थान, ये सब जगह से। So यहाँ पर जो भी स्टबल बर्निंग होता है, वहाँ से जो पोल्यूशंस होते हैं, वहाँ से जो स्मोक होता है दैट कम्स इनटू दिल्ली। और ये बिकॉज कि लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर वो डिसिपेट नहीं कर पाता, डिस्पर्स नहीं कर पाता। वी आर ऑल्सो हैविंग हिमालयस जो कि अलाउ नहीं करता ये जो विंड्स को ये जाने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी ऑल्सो, इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स की एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली का इतना वर्स क्यों है। अनदर इशू इज नॉन एज लैब स्टेट। सो उसको डिस्कस करने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। जनरली क्या होता है जब यू आर हैविंग ए ग्राउंड, सो इफ यू इंक्रीज द हाइट, आप जैसे ऊपर जाते हो, ग्राउंड से ऊपर जाते हो, द टेम्परेचर डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट इज नॉन एज लैब स्टेट। लैब स्टेट कहते हैं इसे। दैट इज जनरली
तो क्या होता है, जब भी पोल्यूशन होता है, जो पोल्यूटेंस होते हैं, जो भी स्मोक होता है, वो ऊपर जाता है और ऊपर जाके वो डिस्पर्स हो जाता है. दैट इज समथिंग विच वी हैव, जबकि नॉर्मल लैब्स रेट होते हैं. बट व्हाट हैपेंस इन विंटर्स, विंटर्स में क्या होता है, नीचे की जो हवा है वो कोल्ड हो जाता है, नीचे के जो रीजन है वो कोल्ड हो जाते हैं, ऊपर ये एक बैंड टाइप का बन जाता है, दैट इज द वार्म एयर. ये जो बैंड है, दिस इज वार्म एयर, एंड इससे ऊपर वी आर हैविंग कोल्ड एयर. और इस वजह से ये जो वार्म एयर का जो ब्लैंकेट है, इट काइंड ऑफ एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट. ना वो सनरेज को आने देता है, ना यहाँ पे जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को ऊपर जाने देता है. सो इट रेस्ट्रिक्ट्स, और इस वजह से क्या है, जो डिस्पर्शन है वो नहीं हो पाता. और इस वजह से विंटर्स में पर्टिकुलरली वी आर हैविंग इश्यू ऑफ पोल्यूशन. समर्स में तो है ही, विंटर्स में वो जो सोल्यूशन, वो जो ऑप्शन है वो और एग्रीव हो जाता है. और इस वजह से व्हाट हैपेंस, 99% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 इज एक्सपोज टू डेंजरस लेवल्स ऑफ PM 2.5. जो PM 2.5 है, PM 2.5 पर्टिकुलरली दैट कुड कम इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उस पर अंदर भी वो आराम से घुस जाता है. दैट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस पोल्यूशन इज सो इंपॉर्टेंट. विद दैट लेट्स सी अबाउट द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. क्या है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स? सो इट इज एन इंडेक्स जो कि नेशनल लेवल पे इवैल्यूएट करता है एयर क्वालिटी को. ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में वी आर हैविंग 8 पैरामीटर्स. ये कौन से हैं? दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स. First two are particulate matter, PM10 and PM 2.5. So what is this 10 and 2.5? They are the diameters. जो particulate matter होता है, जो particle होता है, अगर उसकी जो diameter है that is 2.5 माइक्रोन है तो उसे कहते हैं PM 2.5. अगर 10 माइक्रोन है तो उसे कहते हैं PM 10. उस पर और along with that we are having NO2, SO2 and carbon monoxide. Please remember this is carbon monoxide. Carbon monoxide is a parameter. We are not considering carbon dioxide. Carbon dioxide को यहाँ पे consider नहीं कर रहे हैं. We are considering what? Carbon monoxide. That could be one easy trick. Then ozone is also there. So these are the basic criteria जो कि काफ़ी सारे countries करते हैं. But specifically India में हम लोग क्या consider कर रहे हैं? We are also considering ammonia and lead. ये दो भी हम लोग consider करते हैं. So all together ये सब matters को देख के, इनकी जो levels है उसको देखकर we evaluate. और इसको हम लोग किस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? वी आर डिवाइडिंग इनटू 6 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज गुड, देन सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर. सो दीज आर सम थिंग्स दैट कुड कम इनटू आवर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में काफ़ी आसान से आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं. दिस कुड बी एन स्कोरिंग सेक्शन. सो विद दैट लेट्स मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज द स्टेप्स टेकन. ये जो पोल्यूशन है जो कि इतना सीरियस है, इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दिल्ली गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं? The first thing is in committee known as the Justice Lokur Committee. और ये जो कमिटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था. Why is it? It was for curbing the stubble burning in पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. ये जो स्टेट्स में जो स्टबल बर्निंग है उसे कर्ब करने के लिए, उसे रोकने के लिए जस्टिस लोकर कमिटी बनाया गया था. सेकेंड थिंग इज नॉन एज ग्रैप. सो व्हाट इज दिस ग्रैप? ग्रैप इज एब्रिविएशन ऑफ ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान. यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए, गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए, प्लान ऑफ एक्शन जो है उसे बनाने के लिए दे हैव मेड ग्रैप. देन वी आर हैविंग द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. यहां पर क्या होता है, जो भी बिल्डिंग्स है उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए या डिमोलिश करने के लिए जो मटेरियल्स हैं, जो रेमिनेंस होते हैं, उसे आप कैसे डिस्पोज करोगे, उसे कैसे आप फर्दर प्रोसेस करोगे, कैसे आप डिस्ट्रॉय करोगे. ऑल दिस थिंग्स आर डिस्कस्ड इन वेरी क्वाइट extensive manner in this guidelines to counter what? To counter air pollution. Then we are having the campaign known as red light on गाड़ी off campaign. ये जो कैंपेन है जो कि आपके ट्रैफिक सिग्नल्स पर वी आर हैविंग टाइम्स, हम लोग को टाइम दिखता है कि ओके इतने सेकेंड्स में वो जो लाइट है, रेड लाइट जो है वो ग्रीन होगा. सो यू कुड स्विच ऑफ योर व्हीकल्स. काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो व्हीकल्स को ऑन रखते हैं और इस वजह से जो एग्जॉस्ट है वहाँ से और पोल्यूटेंट्स निकलते आते हैं. सो यू कुड व्हाट? यू कुड स्विच ऑफ योर व्हीकल. दैट वुड सेव योर फ्यूल ऑल्सो. So because of that we are having a campaign known as red light on गाड़ी off campaign. We are also having odd even rule. So ये जो रूल है ये काफ़ी टाइम पर दिल्ली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है when it wants to control things. So यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, जो ऑड नंबर की गाड़ियाँ हैं वो ऑड नंबर के दिनों में, एंड जो इवन नंबर की गाड़ियाँ हैं वो इवन नंबर के दिनों पे चलती है. So this is something another initiative. Then we are having the anti smoke gun as well as smoke towers जो कि एक्सपेरिमेंटल लेवल पे अभी काफ़ी जगहों पे चलाया जा रहा है. Then we are also having the पूसा decomposer. So ये जो पूसा decomposer है वो क्या है? So the reason is that
जो स्टबल बोनिंग है उसका जो रीज़न है वो ये, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उन्हें जो खेत है उसे रेडी करना होता है नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए, नेक्स्ट सीडलिंग्स के लिए, नेक्स्ट सीड्स को डालने के लिए दे हैव टू प्रिपेयर, और इस वजह से उनके पास टाइमिंग नहीं बचती है और इस वजह से वो क्या करते हैं, वो जला देते हैं। वो जो भी बाकी बचते हैं, जब कट के जो बाकी बचता है उसे जला देते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, पर्टिकुलरली एसोसिएशन नोन एज ICAR, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्या डेवलप किया है, पूसा डिकम्पोजर। तो इन्हें जलाने के बजाय आप क्या कर सकते हो, आपका मकसद है उसे हटाना, राइट, जो बाकी बचता जो स्टबल है उसे हटाना आपका मकसद है, और आप क्या कर रहे हो, उसे बर्न कर रहे हो। सो इसे बर्न ना कर कर आप क्या करो, ये जो स्प्रे है स्प्रे डालो, स्प्रे से क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और उसके बाद आप जो नए सीड्स हैं वो डाल पाओगे। सो दिस इज एन अल्टरनेटिव टू व्हाट, टू स्टबल बर्निंग दैट द ICAR हैज डेवलप्ड. With that, let's move to our next article, which is known as the Russian War Games, particularly in Vostok. So देखते हैं ये जो Vostok है, Vostok क्या है? So what is Vostok? Vostok means east. It means east and is a part of system of strategic exercises that the Russian armed forces is developing from when? From 2009. अब ये क्या है? This is an annual exercise. हर साल होता है. It is one of the four. कौन से हैं other three? We are having Zapat, we are having Senza and Kavkaz. So these are the four annual strategy exercises जो कि रशियन गवर्नमेंट करते आया है। इसमें ये जो वॉस्टॉक है, वॉस्टॉक particularly aims in what? Vostok particularly aims in deepening the pragmatic and friendly cooperation with the militaries who take part in the cooperation, who take part in the exercise. For example, इंडिया और चाइनीज़ की जो मिलिट्री है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो इश्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये इंसर्जेंट ग्रुप्स है, उन्हें डील करने के लिए, जो कि कॉमन थ्रेट है, उन्हें डील करने के लिए आपके पास इंटर ऑपरेबिलिटी होना चाहिए, और बिकॉज ऑफ दैट उसकी ज़रूरत जो है उसे पूरा करने के लिए वी आर हैविंग सच एक्सरसाइजेज लाइक वॉस्टॉक. विद दैट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ अदर मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस, और जो बाकी मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज है एज वेल एज बायलैटरल एक्सरसाइजेज है, डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज जो कि इंडिया अपने अंदर करते आया है, ये सब आई हैव डिस्कस इन द 1 अगस्त वीडियो. यहाँ पे वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू अ टेबल ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइजेस जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर. विद दैट लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे. सो द फर्स्ट क्विज इज ऑन द डिस्प्यूटेड साइट्स. Now the UPSC won't be interested in the disputes, but UPSC could ask these questions as in the form of map based. So please refer to the question here, it's quite important. The second one is related to air pollution. So please try to attempt this question. The solution of this question would be formed along with their explanation would be in the form of an PDF in the video's description. As well as जो हम लोग ने डिस्कस की है जो PPT in the form of PDF would be provided to you in video's description as well as in Telegram group as in other days. So I hope that you have learnt a lot. Study hard, work hard, stay safe. We will be doing the same for you guys. Thank you. See you soon.